हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। अब हम बात करते हैं फाइनली नेशनल इनकम या जीडीपी को मेजर करने के लिए कौन कौन से तीन फेमस मेथड्स का यूज़ करा जाता है। एक होता है प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड जिसको बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं जिसको। एक होता है इनकम मेथड या डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल आउटले मेथड। इन तीनों में से एक्सपेंडिचर मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला मेथड है, क्योंकि डेटा इजीली अवेलेबल हो जाता है इस मेथड से, और एक्यूरेट तरीके से फिर नेशनल इनकम या जीडीपी के आंकड़े हमारे सामने आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड की। इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं और वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। जो अपना चिट्ठा बनाओगे, जब नोट्स बनाओगे, तो ये सारी चीज़ें सीबी सचदेवा प्लस इसके जो जो यहाँ पर नाम दे रखे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, आउटपुट मेथड, ये सारी चीज़ें आप लिख लेना कि इनके ये नाम है, ताकि एग्जाम में ऐसा ना हो कि बहुत माइन्यूट क्वेश्चन आए तो वहाँ पर सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम जाए कि नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है कि कौन सा मेथड का क्या नाम था। इस मेथड के अंतर्गत जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है, यानी कि एक इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, या जिसको हम लोग जीडीपी एट एमपी कहते हैं, वो कैलकुलेट करी जाती है। जो कि कुछ नहीं होता बट डिफरेंस होता है कितने आउटपुट, जो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा उसकी वैल्यू कितनी थी, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर आप माइनस कर दो सभी सेक्टर्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो आपके पास कुछ ये निकल कर आएगा कि वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स, इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम पहले पढ़ चुके हैं काफी बार, इस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं नितिन सिंघानिया से। इट रेफर्स टू इंटरमीडिएट गुड्स जो कि रॉ मटेरियल के फॉर्म में होते हैं, जो कि फाइनल गुड्स की प्रोडक्शन में यूज होते हैं। वो याद है, ब्रेड, बटर, चीनी, सॉल्ट वगैरह, ये चीज। और हमने सीबी सब्सिडी में केक का एग्जांपल यूज करा था, बेकरी शॉप का एग्जांपल यूज करा था। जब हम जीवीए को, ग्रॉस वैल्यू एडेड को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को सवाल ये उठता है, कई लोग ये पूछते हैं कि सपरेट क्यों करते हैं। सपरेट इसलिए करते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए। अगर सपरेट ना करें तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कुछ ऐसा देखेगा हमें कि नेशनल इनकम में एक तो जो हमारे पास केक बनकर आया है, एक तो वो फाइनल गुड है। अब केक में ऑलरेडी वो चीनी, हल्का नमक, क्रीम, शक्कर, ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, तभी जाकर उन सबके मिश्रण से वो केक बना है। लेकिन इंटरमीडिएट गुड को जो सेपरेट नहीं करेगा तो ऐसा लगेगा कि ये बटर, बिस्किट, चोको चिप कुकीज, जो भी सारी चीजें हैं, मिल्क वगैरह, वेनिला एसेंस, ये सारी चीजें अलग से ऐड करके अगर देखी जाएंगी तो ऐसा लगेगा इकोनॉमी में जो आंकड़ा निकलेगा कि इकोनॉमी में एक्चुअली प्रोड्यूस हुआ है एक केक, लेकिन ये इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड कर कर लगेगा, और जो आंकड़ा निकलेगा कि दो केक्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर आप सोचो जरा कितना खतरनाक हो सकता है कि इकोनॉमी में फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन है 500 करोड़ के आइटम की, लेकिन हो सकता है कि अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को इंक्लूड कर लें और सब्ट्रैक्ट ना करें तो वो 1000 करोड़ या 1500 करोड़ का वो दिखे, और जिससे हम हो सकता है कि ये देख लें, ये अनुमान लगा लें कि यहां पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वेलबींग तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा, जबकि ऐसा हो सकता है कि लोग जो हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा हो, लेकिन उतनी क्वांटिटी के, उतनी संख्या के उनको गुड्स ना मिल रहे हो। जब इकोनॉमी में कोई झांके तो असलियत ये हो और बार बार से देखे इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वजह से कि यार जितना लोगों को चाहिए उससे डबल ट्रिपल है इस इकोनॉमी के अंदर, ये चीज होती है। नेशनल इनकम को जब हम लोग प्रोडक्शन मेथड या प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं, वैल्यूएटेड मेथड आप उसको कह सकते हो, उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करी जाती हैं? वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि मार्केट में बेचे गए प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि बेचे नहीं गए हैं लेकिन दे आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइक फ्री लंच टू स्कूल चिल्ड्रन। अगर आप किसी भी फिक्स्ड कैपिटल या कैपिटल गुड को खुद की प्रोडक्शन के लिए यूज करते हो तो, और इंप्यूटेड रेंट या इंप्यूटेड इंटरेस्ट। अब इसको सुनो, ये हम वैसे सीबी सचदेव में कर चुके हैं। जब एक प्रॉपर्टी यूज करी जाती है और ओन करी जाती है सेम पर्सन के द्वारा, आपका ही घर है, आप किराए के घर पे नहीं रह रहे हो, आपकी ही प्रॉपर्टी है वो, और आप ही उस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, आपने उसको किराए पे नहीं चढ़ाया हुआ है,
ना आप किराए पे रह रहे हो ना किराए पे चढ़ाया हुआ है। तो यहां पर ऐसा माना जाता है इकोनॉमी के अंदर कि उस केस में पर्सन ने क्या करा, रेंट इज नॉट एक्चुअली पेड बाय हिम टू हिमसेल्फ। यहां पर पर्सन कोई रेंट अपने आप को तो पे करेगा नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर उसने किराए पे चढ़ाया होता तो रेंट आ रहा होता उसके पास, इसलिए इसको बोला जाता है, टर्म दी जाती है इसको इकोनॉमी में इंप्यूटेड रेंट। इंप्यूटेड रेंट मतलब आपके घर पे 2 फ्लोर है या 3 फ्लोर है, एक पे आप रह रहे हो और 2 पे हो सकता है दादा दादी वगैरह कोई भी रह रहे हो। अब वो लोग रह रहे हैं, सारा घर परिवार रह रहा है, एक भी फ्लोर किराए पे नहीं चढ़ रखा है, तो ये माना जाएगा कि इंप्यूटेड रेंट है, कि अगर किराए पे चढ़ रखा होता तो इनकम तो आ रही होती कम से कम, इस प्रॉपर्टी की वैल्यू तो है कम से कम। और इंप्यूटेड रेंट का मैं एक और चीज बता देता हूं, जैसे आप देख रहे हो ना कि इंप्यूटेड इंटरेस्ट वाली बात भी यहां पर है। इंप्यूटेड इंटरेस्ट को ये देखा जाता है, अगर आप ये घर आपका ना होता और अगर आप ये घर छोड़कर कहीं और किराए पर रह रहे होते तो आपकी जेब से पैसा भी तो जा रहा होता। तो इस केस में एक नोशनली इमेजिनरी ऐसा मान लिया होता है कि पर्सन ने रेंट अपने आप को देखकर या तो बचा लिया उस रेंट को या अपने आप को देखकर खत्म कर दिया, क्योंकि अगर कहीं और रह रहा होता तब भी 20-30 हजार रुपए का मकान लेकर रह रहा होता, और ये घर में रह रहा है तो ये चीज है कि इस मकान की कोई ना कोई वैल्यू के किराए पे चढ़ाया होता तो रेंट आ रहा होता। तो ये चीज है वो सेम एग्जांपल के अंदर कि अगर 3 फ्लोर हैं, एक पे दादा दादी या कोई और रह रहे हैं, एक पे आप रह रहे हो और एक पे कोई चाचा चाची रह रहे हैं, ये चीज है। कल को दादा दादी टपक गए तो अभी तक जिस फ्लोर से कोई रेंट नहीं आ रहा था, अब आराम से 20 से 30 हजार रुपए रेंट आएगा। तो अच्छी बात है ये। फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन मेथड। इलीगल एक्टिविटीज, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, हेंटाग्राइन, बहुत पैसा है इसमें, लेकिन नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नॉन इकोनॉमिक गुड्स, वाटर, एयर, इसको भी नहीं इंक्लूड कर जाता। सेकेंड हैंड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, ईशा ने आईफोन लिया और वो आईफोन पुराना हो गया, अब वो बेच दिया उसने किसी पर्सन को, जिसके हाथ में वो आया है वो आईफोन, या मान लो स्कूटी बेच दी, गाड़ी बेच दी, कुछ भी है, वो सेकेंड हैंड हो गया। लेकिन वो अब नेशनल इनकम में इसलिए कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि जिस साल वो, ये मेथड का नाम देखो, प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, जिस साल वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ था उस साल उसको उसकी वैल्यू ऐड करी जा चुकी है इकोनॉमी में, वो ऑलरेडी उस साल के नेशनल इनकम में कैलकुलेट करा जा चुका है कि एक गुड प्रोड्यूस हुआ है इकोनॉमी के अंदर या आया है किसी के पास। फर्स्ट हैंड गुड को इसलिए कैलकुलेट करा जाता है, सेकंड हैंड गुड्स को नहीं। ऐसे तो सेम फोन 10 लोगों के हाथ में जाता रहेगा, किसी और ने बेच दिया, किसी और ने उसको बेच दिया, उसने उसको बेच दिया, इसने उसको बेच दिया, तो क्या अगर 50 हाथों में अगर वो गया तो 50 बार क्या नेशनल मतलब वो हो जाएगी, नेशनल इनकम को जोड़ लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर तो ऐसा दिखेगा कि वो फोन है, क्या है, जा रहा है 50 हाथों में, जा रहा है वो 50 हाथों में, लेकिन दिखेगा ऐसा, लगेगा ऐसा फिर अगर हम ये प्रक्रिया करें कि 50 फोन प्रोड्यूस हुए इकोनॉमी के अंदर, जो कि एक्चुअली नहीं हुए हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करा जाता इंक्लूड, क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा डबल काउंटिंग की दिक्कत, और ट्रांसफर पेमेंट वगैरह, गिफ्ट्स, डोनेशन वगैरह, ये सब जो चीजें, यूनिलेटरल पेमेंट को नहीं देखा जाता है, क्योंकि वैल्यू एडेड मेथड में ये चीज देखी जाती है कि अगर इकोनॉमी में कोई भी वैल्यू एड नहीं हुई है ना, कोई भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो भैया फ्री की चीजों को या भिखमंगी वगैरह वाली चीजों को इंक्लूड नहीं करा जाएगा नेशनल इनकम में। और जितने भी पर्सन ने कैपिटल गेन्स करे हैं, याद है हमने सीवी सचदेवा से पढ़ा था, स्टॉक मार्केट से अर्न करा हुआ पैसा, ये सब चीजें, शेयर मार्केट से अर्न करा हुआ पैसा, ये भी इंक्लूड नहीं करा जाता है, याद है ना वो डिबेट। क्योंकि वो पर्सन के पास आई है, लेकिन वो पैसा कुछ ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से चला आया एकदम से, वो घूमेगा इसी देश में और उससे कुछ वैल्यू क्रिएट नहीं हुई है। आपने शेयर खरीदा, उससे क्या वैल्यू क्रिएट हुई है बताओ, क्या गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है बताओ उससे। आपने 1 करोड़ रुपए कमाए ट्रेडिंग से, उससे क्या गुड्स एंड सर्विसेज मतलब वो क्रिएट हुआ है। अब अगर ऐसा होता तो हम ट्रांसफर पेमेंट को भी इंक्लूड करते हैं कि हमारी एनिवर्सरी आ रही है,
और इस बार मेरी दुबई वाली गर्लफ्रेंड ने तो मुझे पता नहीं क्या ही भेज दिया है, हद मचा दी भाई, करोड़ों अरबों का सामान भेजा इस बार तो। लेकिन गिफ्ट्स एंड डोनेशन को इंक्लूड नहीं करा जाता, यूनिलेटरल चीज़ है कोई भी नहीं। अब इकोनॉमी के हिसाब से वो यूनिलेटरल चीज़ है कि गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो बायलेटरल ही है ना। गिफ्ट ऐसे ही थोड़ी ना भिजवा रही है, प्यार भी तो कर रहा हूँ ना उसे, तभी तो दे देगी। हर किसी को थोड़ी ना बांटते फिर रही होगी करोड़ों के गिफ्ट। उसके बाद जीडीपी और जीवी एट बेसिक प्राइसेस, ये चीज़ सुनना अब थोड़ी सी अलग सी भी सचदेवा से। 2015 में ये डिसाइड करा गया था सीएसओ के द्वारा, जिसका नाम अब एनएसओ हमने देखा था चैप्टर में, कि जो सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स है ना ग्रॉस वैल्यू एडेड का या जीडीपी का, अब वो फैक्टर कॉस्ट पे कैलकुलेट ना करके ना बेसिक प्राइसेस पे कैलकुलेट करा जाएगा। अब आप कहोगे हमने तो दो चीजें सुनी है, या तो हमने मार्केट प्राइस सुना है या फैक्टर कॉस्ट सुना है, ये बेसिक प्राइसेस क्या है? जो बेसिक प्राइस है ना, ये मेजर करता है द अमाउंट रिटेन्ड बाय द प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर ने जो भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस करी, उसके बाद जो अमाउंट उसके पास बच गया, जो रह गया, एंड इज देयर फॉर द प्राइस मोस्ट रेलिवेंट फॉर द प्रोड्यूसर्स डिसीजन टेकिंग। प्रोड्यूसर भी तो डिसाइड करते हैं ना कि किस रेट पे हमें बेचना है। आप एक चादर लेने गए, जूती लेने गए, कोई लोअर टी शर्ट लेने गए या साड़ी खरीदने गए, अब एक चीज अगर मैं आपको बोलूं, आप एग्री करोगे कि नहीं करोगे? मोल भाव की भी एक सीमा होती है, मोल भाव की भी एक सीमा होती है, बार्गेनिंग की भी एक सीमा होती है। आप कोई ऐसा डिस्काउंट तो नहीं मांग सकते ना कि जो सामने वाला दे ही ना पाए। और प्रोड्यूसर को भी पता होता है, प्रोड्यूसर जो आपको डिस्काउंट दे रहा है, एक बार मुझे एक बात बताओ, हर एक दुकानदार ये कहता है कि मैडम ये इतने में ही लेकर आया था मैं, ये तो मैंने आपको दे दिया, आप इतना चैट रहे थे इस वजह से, इस पे मुझे कोई कमाई नहीं हो रही है। आपको लगता है कि एक सिंगल रुपए की कमाई नहीं हो रही होगी? बताना जरा उसे कि कुछ भी नहीं बच रहा होगा। और कहीं कहीं दुकानदार तो आप देखोगे कि जो भसड़ वाले जो मार्केट होते हैं उसमें तो आपसे ऐसी बातें करेंगे कि ये तो हमें आपको लॉस में बेचना पड़ा है। आपको लगता है ऐसा? तो बेसिक प्राइस एक वो मेजरमेंट होती है ऐसे अमाउंट की जो कि प्रोड्यूसर सोचता है कि बेसिकली इतने प्राइस के लेवल के हिसाब से अगर ये गुड प्रोड्यूस होगा ना तो ही मैं प्रोड्यूस करूंगा। पता है क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि फिर अब मेरी जब प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी आएगी तो घंटा हुई बाजार में इसको मेरे को खरीदेगा, क्योंकि वो तो फिर महंगा बेचना पड़ेगा, अपना मार्जिन भी तो निकालना है। और फिर प्रोड्यूसर के मन में यह भी आता है कि सेम प्रोडक्ट को बनाने वाले कॉम्पिटिटर्स और कौन कौन है। किसी भी मंगल बाजार, सोम बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, बृहस्पति बाजार, जो भी डेज वाली मार्केट लगती है, तुम इनमें जाओ, लेडीज की एक आदत होती है, अपने बच्चों को पकड़ेगी, बेटा थोड़ी देर का काम है, 1 घंटे रात को चलो वॉक करते करते आ जाएंगे। और सब्जी लेने का बेस्ट टाइम होता है 10:30 11 बजे के बाद, क्योंकि उनको कैसे भी करके निकालनी है अगले दिन के लिए वो बेकार, धनिया आलू प्याज वगैरह सब कुछ। तो जो शाम को 7 बजे 40 रुपए किलो आलू मिल रहे थे, वही वो 30 रुपए 25 रुपए के बेच देगा रात को। और हो सकता है 1 किलो की जगह जगह लेडीज तो ऐसे ऐसे ठेले पे भी जाती हैं कि जहां को पता लग गया कि 1 किलो तो थोड़ा सा ज्यादा है, तो भैया ये चार चार रख के क्या करोगे, कौन से रात को अपने फ्रेंच फ्राइज बनाने हैं। और आपकी बेबी वैसी भी शक्ल मुझे इमेजिन हो रही है, आपकी शक्ल देख करके आपकी बेबी कैसी दिखती होगी, तो ये 4 आलू भी दे दो उठाकर। क्या करेगी वो आपके हाथों से फ्रेंच फ्राइज खा के? जहर है उसके लिए तो आपके हाथों से खाना। अब समझ गए इसका मतलब? बेसिक प्राइस का मतलब समझ में आ गया? प्रोड्यूसर की डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के कितने प्राइस पर उसको रेलिवेंट लगता है कोई भी प्रोडक्ट बेचना या बनाना। बताओ। वो अरे ये पूरा गेम ही यही है कि ऑब्वियसली बातें फिक्स रहते नहीं होगा ना, सेम प्रोडक्ट के लिए रहता है। ये आपके ऊपर है। मतलब फॉर एग्जांपल भाई मेरा फाउंडेशन कोर्स में 15,000 का बेचूं या 15 लाख का बेचूं, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। मैं या तो ये कर सकता हूं कि 50,000 के मेरे से 5 लोग फाउंडेशन कोर्स खरीद लें, या मैं ये कर सकता हूं कि 5,000 के 5 लोग 5,000 रुपए का 5 लाख लोग मुझसे फाउंडेशन कोर्स खरीद लें। मेरे ऊपर है सारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कि मैं कैलकुलेट किस हिसाब से कर रहा हूं। या 21 रुपए का इसको बनाकर मैं 9 करोड़ लोगों को बेच दूं फाउंडेशन कोर्स से। ये चीज है। देख रहे हो इन तीनों में, ये जो तीनों एग्जांपल दिए इनमें एक डिफरेंस देख रहे हो?
कि मैं लालची यहां पर हुआ, लेकिन पेमेंट आई 5 लोगों से। मैं यहां पर अफोर्डेबिलिटी की मैंने बात करी, चलो 5 लाख लोगों ने, मैंने यहां आलू प्याज के दामों पर बात कर दी, 21 रुपए वन टाइम पेमेंट। कोर्स वीडियोस ओपन हो जाएंगी जैसे 9 करोड़ रजिस्ट्रेशन होंगे। एंजॉय करते रहो वीडियोस, और ये पैसा देखो। हर एक चीज ऐसे ही डिसाइड होती है इकोनॉमी में, इसलिए 2015 में सरकार ने सोचा था कि बेसिक प्राइसेस पे रखो। आप खुद मुझे एक बात बताओ, आप लोग भी बिजनेस परिवार से हो गए सारे लोग, कभी पापा ये बिजनेस करते हैं, मम्मी करती हैं, कोई भी करता घर में, हर कस्टमर को सेम रेट पे कहां देते होंगे सामान, बताओ जरा। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर वो किसी ब्रांड के लिए काम ना करते हो, मोल भाव तो चलता ही है ना, किसी से रॉ मटेरियल मंगवाना होता होगा तो मोल भाव चलता ही है। अब वो नहीं हो सकता ठकुराइन जाकर बोले भैया ये कुरकुरे का पैकेट 10 रुपए का 9 रुपीज का लगा दो ना मुझे प्लीज। हाँ मैं सेल्फी खिंचवा लूंगी आपके साथ, एक किसी दे दूंगी मैं आपको, प्लीज 9 रुपीज का कर दो ना ऐसे। ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन क्यों ठकुराइन हो गया क्या, बताओ जरा। कभी दिया है तुम्हें किसी दुकानदार ने 9 रुपए के चिप्स का पैकेट ले इसका या कुरकुरे का 10 वाला? जो जीवीए का कंसेप्ट है एट बेसिक प्राइसेस का, ये जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस से अलग है। जीवी और जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस का मतलब क्या होता है आप जान लो, अगर आपको पता लगाना है तो। फैक्टर कॉस्ट पे निकालो जीवीए, उसके अंदर नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को इंक्लूड कर दो। जहां पर नेट प्रोडक्शन टैक्सेस क्या हैं, वो प्रोडक्शन टैक्सेस हैं प्रोडक्शन सब्सिडीज को माइनस करके, और ना कि ये गलती मत कराना कि प्रोडक्ट टैक्सेस या फिर प्रोडक्ट सब्सिडीज को उसमें से माइनस कर दो। ये चीज है बस। अगेन ये वाली बात भी अगेन थ्योरेटिकल है, ज्यादा लॉजिक नहीं सोचना आपको। प्रोडक्शन टैक्सेस और जो प्रोडक्शन सब्सिडीज होती हैं, ये ना ये दो कंसेप्ट्स का कुछ लेना देना नहीं होता कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई है इकोनॉमी में, कितने हद तक चीजें या किस लेवल तक या कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई है। वेयर एज जो प्रोडक्ट टैक्सेस और जो प्रोडक्ट सब्सिडीज होती हैं, दे आर पेड और रिसीव्ड। अब पे कौन से टैक्स होते हैं, पे, सब्सिडीज होती हैं रिसीव। ये पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट के बेसिस पर मतलब पे या रिसीव करी जाती हैं, जबकि जो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज होती हैं वो बिल्कुल परे होती हैं, दूर होती हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं होता वॉल्यूम और प्रोडक्शन से। ये एक बेसिक डिफरेंस है। और क्लियर कर देता हूं कि आप अगर इनके नाम जानना चाहते हो, ये सर ये चारों के डिफरेंस क्या होते हैं। प्रोडक्शन टैक्सेस का एग्जांपल होता है लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, रजिस्ट्रेशन ड्यूटी। प्रोडक्शन सब्सिडीज के एग्जांपल होते हैं सब्सिडीज टू रेलवे, फार्मर्स को जो सब्सिडीज मिलती है, इनपुट सब्सिडीज इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स वगैरह। सब्सिडीज टू विलेज इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। प्रोडक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी एक्सेट्रा। और प्रोडक्ट सब्सिडीज होती हैं फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था ये थ्योरेटिकल है। अब ये तो याद करना ही पड़ेगा ना कि एग्जांपल एक एक दो दो सबके पता हो। अब इसमें तो कोई लॉजिक तो है नहीं कि सर इसको प्रोडक्शन इसको प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, कैटेगराइजेशन है। जीवी एट मार्केट प्राइसेस और जीडीपी एट एमपी कह लो अगर उसे, वो क्या होता है, जीडीपी एट बेसिक प्राइसेस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ये हम देख चुके हैं सीबी सस्तेबा में। फिर बात करते हैं दूसरे मेथड की, इनकम मेथड की। इनकम मेथड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी कहते हैं। अगेन अपने चिट्ठों में सारे टर्म्स ऐड कर लेना कि इसके और भी क्या नाम है। इस मेथड के अंतर्गत जो फैक्टर इनकम्स हैं, अंडर द फॉलोइंग 3 मेजर हेडिंग्स आर एडेड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। यहां पर कम दे रखा है, आपको याद होगा इन सब के अंदर भी कुछ कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि यहां पर सिर्फ कॉमा कॉमा करके दे रखे हैं। टोटल 7 थे वो, आपको याद होगा हमने सीवी सस्देव से बहुत डिटेल में करे थे। यहां पर सिर्फ ऐसे ही दे रखा है, इससे काम नहीं चलेगा, आप वहीं से कवर करना है इसको। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, इट इंक्लूड्स वेजेस एंड सैलरीज, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक पैराग्राफ हमने वहां पर करा था। एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन कितना है टू द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, यानी कि कोई, याद है मैंने बताया था वो एमएनसी का एग्जांपल, एक लेडी अगर वहां पर काम कर रही है और वो, याद है वो प्रेगनेंसी वाली बात के बहुत सारी एमएनसी कतराती हैं एक यंग लेडी को या फिर शादीशुदा जस्ट जिसकी शादी हुई है उस लड़की को काम देने से,
कि कल को जाके वो प्रेग्नेंट भी हो गई तो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे होते हैं कि फिर जो मेटर्निटी लीव है वो भी देनी पड़ेगी, उस टाइम पर सैलरी भी नहीं काट सकते, और बाद में बच्चों के बाद क्रेच फैसिलिटी। भैया मैंने थोड़ी ना प्रेग्नेंट करा उसे, मैंने थोड़ी ना प्रेग्नेंट करा है। मजे कोई और ले, सजा मैं काटूं, क्यों देता फिर मैं फ्री की सैलरी वगैरह। इस चक्कर में मतलब मैंने बताया भी था कि बहुत बड़ी समस्या है कि बहुत सारे लोग मतलब बहुत क्वालिफाइड लोगों को और उसको इंटरव्यू से प्राइवेट नौकरियों में निकाल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ प्राइवेट नौकरी कुत्ते जैसी जिंदगी और उसकी सैलरी बिस्किट। लॉजिक वैसे ये भी ठीक है, और मतलब यार अब हर किसी को पर्सन को काम निकलवाना है, कितनी भी अच्छी यार मतलब कोई हो, ठीक है भाई मेरी असिस्टेंट हो, कुछ भी हो, जो भी हो, बहुत अच्छे से संभाल रही हो मेरी फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह, लेकिन मेरे पास और भी ऑप्शन है। फिर यार मैं फ्री के पैसे क्यों बांटते मेरे, कोई घर पे रातों रात को जाग जाके भाई बिना मैन फोर्स के किसी ने कारनामे करे हैं, उल्टियां उसको हुई, मजे उसने लिए, कैंडल लाइट डिनर वहां चल रहा था, बाथ शावर वहां चल रहा था, प्रेग्नेंट वो, बैलून जैसा पेट उसका, सैलरी मैं देता फिरूं, क्यों भाई। ये चीज बहुत सारे रियलिटीज जो एमएनसीज हैं आज उनकी दिक्कत है ये। डू नॉट माइंड माई वर्ड्स, लेकिन ये बात सच है अगर आप सोच के देखो तो। कोई नहीं रखना चाहता ऐसे किसी को। इससे बेटर तो मैं एक ऐसा थोड़ा सा वो ना ले आऊँ कि भले ही चाहे भले ही थोड़ा सा कामचोर या कुछ भी हो, एक मर्द को रख लो जो कम से कम काम करे या वो करे, कईयों को ये लगता है। और आप कहो कि ओल्ड एज लेडीज की ज्यादा प्रेफरेंस क्यों नहीं होती एमएनसीज में, यंग एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्शन स्केल को बढ़ाने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। जो ये कंपनीज वाले, जो प्राइवेट नौकरी वाले पैकेज देते हैं, ये पैकेज ऐसे ही थोड़ी ना बन जाते हैं भाई। कोई प्राइवेट नौकरी में अगर आपको कोई 1 लाख रुपए पर मंथ देता है तो वो निचोड़ भी फिर आपको इतना ही रहा है। जो जर्मन शेफर्ड या डॉबरमैन बनना हो तो प्राइवेट नौकरी कर सकते हो, और जिंदगी में कुछ अच्छा बनना हो तो मेहनत करके सरकारी नौकरी करनी चाहिए। ऑपरेटिंग सरप्लस, इट इंक्लूड्स रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। प्रॉफिट इंक्लूड्स कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। इट रेफर्स टू अर्निंग फ्रॉम फार्मिंग एंटरप्राइजेस, sole proprietorships, other professions like medical practices, legal practices like lawyers वगैरह, law courts वगैरह में। in these professions owner themselves assume करते हैं the role of entrepreneurs, financiers और workers and landlords। तो एनडीपीएड एंड एफसी इस मेथड से, यानी कि नेशनल इनकम निकलती कैसे है, कंपनसेशन एम्प्लॉय को प्लस करो, ऑपरेटिंग सर्विस को प्लस करो, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को प्लस करो, इन तीनों को प्लस करो, यानी कि ओके। आइटम्स जो इनकम मेथड से जो कैलकुलेट करे जाते हैं कौन कौन से इंक्लूड करे जाते हैं। कमीशन चार्ज बाय ब्रोकर ऑन सेल प्रोसीड्स ऑफ इवन सेकंड हैंड गुड्स। सेकंड हैंड गुड्स को तो इंक्लूड नहीं करा जाता, हमने देखा था इससे वैल्यूएटेड मेथड में से पहले वाले मेथड में। लेकिन जो कमीशन, फॉर एग्जांपल आपको गाड़ी बेचनी, आपने किसी को बोला, या आपने एक घर बनवा लिया, आपने आपकी गली में कोई प्रॉपर्टी डीलर उसको बोला कि रेंट पे मतलब चढ़वा दो मेरा घर, तो जो वो कमीशन खाएगा ना गाड़ी की लेन देन करने में या फिर घर को किराए पे चढ़वाने में, वो कमीशन इंक्लूड होगा नेशनल इनकम के अंदर, चाहे भले वो सेकंड हैंड गुड्स क्यों ना हो। वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड। अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका खेत छोटा है और उसमें सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस हो पाता है कि आप बाजार में कुछ नहीं बेच पाते, लेकिन पूरे साल भर के लिए आपके घर पे अच्छा खासा अनाज रहता है। इतनी गेहूं और चावल की बोरियां हो जाती हैं, अनाज की बोरियां, कि आप अपने घर पे रोटी पूरे साल आराम से खा सकते हो। दिस विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, क्योंकि यहां पर बात है कि आपने कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करा है। ठीक है। आइटम्स जो इंक्लूड नहीं करे जाते हैं, विंडफॉल गेन्स, लॉटरी से एकदम से आपको जीत गए अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके, डेथ ड्यूटी, ट्रांसफर रिसिप्ट्स, सेकेंड हैंड गुड्स की सेल से इनकम जो आती है। ठीक है, याद रखना ये सेल है, और वो हमने पढ़ा कमीशन। ये सेल वही है कि वो आईफोन 50 हाथों में गया। और इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट से और वो सब बेचने से इसको कैलकुलेट नहीं करा जाता जो आपको इनकम आती है, चाहे आप करोड़ों रुपए कमा लो। फिर बात आती है एक्सपेंडिचर मेथड की, इसको टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। दिस इज अ न्यू नेम, आई थिंक सीबी सचदेवा गिवन नहीं था ये वाला नेम। इन अ कंट्री
एक इनकम जो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अर्न करी जाती है, वो अर्न इनकम पर्सन या तो स्पेंड करता है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज पे, या वो पर्सन वो सेव कर लेता है उसको, या इन्वेस्ट कर देता है कहीं पर, सोना खरीद लिया, कोई शेयर्स खरीद लिए, बिटकॉइन में लगा दिया पैसा, ट्रेडिंग मार्केट्स में लगा दिया पैसा, इन्वेस्ट कर दिया, या घर वगैरह बनवा लिया, या गाड़ी भी खरीद रहे हैं। तो याद है वो अमित वाला एग्जांपल कि वो टूर्स एंड ट्रेवल्स पे वो चलवा रहा है गाड़ियां, याद होगा वो एग्जांपल हम जो डिस्कस करते हैं। इन दिस मेथड टोटल नेशनल एक्सपेंडिचर जो एक पर्टिकुलर साल में एक देश के पास आती है, दैट इज कंसिडर्ड टू कैलकुलेट या कंप्यूट नेशनल इनकम। सबसे पहले इस मेथड में जीडीपी एट एमपी निकाला जाता है। वो कैसे निकलता है? पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि फैमिली एंड हाउस होल्ड करते हैं, प्लस उन्होंने जो भी कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, प्लस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो सरकार करती है, एक्सपोर्ट हमारी एक अर्निंग होती है, इंपोर्ट हमारी अर्निंग का जाना होता है। इसका मतलब बाकी सारी चीजें प्लस होती हैं, सिर्फ ये सिंबल आपको माइनस में देखेगा। डोंट वरी अगर किसी को ये लेक्चर थोड़ा सा, अगर मेरी स्पीड क्विक लग रही है, सीबी सचदेवा देखकर बहुत क्लियर हो जाएगा, वहां इतना स्लो लगेगा कि बोर हो जाओगे। इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा मैंने फिर भी पढ़ा दिया। मैं चाहता तो बिल्कुल ये बोल सकता था काटो 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 और सीबी सचदेवा से देखो, सिर्फ ये बॉक्सेस जो एक्स्ट्रा दे रखे हैं उनको कर लो। आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड, जो भी एक हाउस होल्ड वगैरह जो कोई भी गुड्स या सर्विस खरीदने पर फीस भरनी है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह कुछ भी देने हैं, कुछ भी खाना पीना है, कोई भी अपने लवी डबी के लिए कोई मोमोज ला रहा है, पिज्ज़ा ला रहा है, ये सब जो आप खर्चा कर रहे हो दैट विल बी इंक्लूडेड। ग्रॉस प्राइवेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, यानी कि कोई भी बिजनेस या बिजनेसमैन अगर स्पेंड कर रहा है कैपिटल गुड्स को प्राप्त करने के लिए, उस पर अगर खर्चा हुआ है, मशीन वगैरह इंस्टॉल करवाई है, ट्रैक्टर खरीदा है, वो इंक्लूड होगा। नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो नेट स्पेंडिंग करी जाती है फॉरेन नेशनल्स के द्वारा, फॉरेन फर्म्स या गवर्नमेंट्स के द्वारा हमारी कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, या हमारे देश में किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो, और गवर्नमेंट जो परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज, सरकार जो है उसने, याद है हमने एक वो चीज़ पढ़ी थी सीबी सचदेवा में कि सरकार भी तो खरीदती है प्राइवेट फर्म से कॉपी, पेन, पेपर, ये सारी चीज़ें सरकार थोड़ी ना बनाती है, टेबल कुर्सी चेयर वगैरह, याद है, A4 शीट्स के बंडल वगैरह। आइटम्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम अंडर एक्सपेंडिचर मेथड, कौन कौन से एक्सक्लूड कर दिए जाते हैं, इंक्लूड नहीं करे जाते? सरकार जो भी खर्च करती है ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस पे, वो इंक्लूड नहीं करा जाता। एक्सपेंडिचर ऑन सेमी फिनिश गुड्स, वो भी इंक्लूड नहीं करे जाते। मतलब जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, अभी बाजार में गई नहीं है कंज्यूमर्स के हाथ में बिकने के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को अगर आप खरीद रहे हो किसी और से, वो भी नहीं, क्योंकि वो जिस साल आईफोन था या कुछ भी था वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। आपने अगर स्कूटी आज खरीद कर लाए हो, आपने भले ही उस पर पूजा कर ली, माता रानी की चुनरी बांधी, नींबू मिर्ची लगा दी और नारियल फोड़ दिया, वो आपकी तो हो गई, आप खुश हो, बिल्कुल ब्रांड न्यू थी। जिससे आपने लिए उसने सर 1 दिन या 2 दिन ही चलाई उस स्कूटी को या बाइक को या उस फोन को, लेकिन फिर भी जिस साल वो प्रोड्यूस हुआ था उस साल की नेशनल इनकम में कैलकुलेट हो चुका है, वो दोबारा नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ शेयर, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स और इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर। इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर मतलब जो आप सोच रहे हो कि आने वाले टाइम में इस जगह पर खर्चा हो सकता है, ये चीज। एनएनपी एट एफसी फाइनली फिर निकाला जाता है, यानी कि नेशनल इनकम। जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करो, सब्सिडीज को प्लस करो, नफिया को प्लस करो। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ना कि टू अब्रॉड। अगर टू होता तो माइनस हो जाता, यहां पर है फ्रॉम अब्रॉड। कोई डाउट यहां तक? यहां तक कोई डाउट? चलो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।